Hello everyone, welcome to iKitab. So let's start with the editorial discussion for 12th of January 2022. First of all, let's understand what all editorials we have to discuss today. सबसे पहले we'll talk about GST compensation. Now देखिए, जब 2017 के अंदर जीएसटी स्टार्ट हुआ था ना, तो स्टेट्स को बोला गया था कि अब आपको अगले 5 साल के लिए जीएसटी का कंपनसेशन मिलेगा, मतलब आपको कुछ पैसे मिलेंगे बिकॉज आपका जो रेवेन्यू शॉर्ट टर्म में जो कम होने वाला है उसके बदले में आपको हम कुछ पैसा देंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जीएसटी कंपनसेशन। तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल आया हुआ है, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड विल टॉक अबाउट कि देखिए प्लेनेट को बचाने के लिए एक तरफ तो हमें एनवायरमेंट पर ध्यान देने की जरूरत है, बट साथ ही साथ हम जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की नीड्स को भी हम स्टॉप नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच में एक परफेक्ट बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर एक बहुत अच्छा ट्यूटोरियल आया हुआ है, हम इसको भी प्रॉपर्ली समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट कि अभी जो हमारा टाइम है वो दैट इज अ टाइम ऑफ राइट टू फ्री स्पीच, राइट। तो राइट टू फ्री स्पीच के टाइम में हेट स्पीच का जो इशू है काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया के अंदर और वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से लॉज है जो कि इस पर्टिकुलर चीज से डील करते हैं, और क्या क्या और चीजें हैं जिसकी हमें जरूरत है, और इस चीज के बारे में एडिटोरियल बात करता है, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट एडिटोरियल दैट वी हैव टू डिस्कस। इट इज अबाउट जीएसटी कंपनसेशन। देखिए, समझते हैं एग्जैक्टली जीएसटी कंपनसेशन का इशू क्या है। नाउ इट हैज बीन क्लेम दैट जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन था वो बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए किया गया था। नाउ व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, व्हाट इज फेडरलिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल, फेडरलिज्म का मतलब होता है जहां पर स्टेट और सेंटर दोनों साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर चीज को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए, इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया को अकेला सेंटर रन नहीं कर सकता है, ठीक है। सेंटर के साथ साथ यहाँ पर दूसरी एंटिटीज को बनाया गया, दैट वाज स्टेट्स, ठीक। तो सेंटर और स्टेट्स दोनों को कुछ पावर्स दी गई जो अपने अपने डोमेन के अंदर काम करेंगे और दोनों साथ में मिलकर इस कंट्री को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसे कहते हैं फेडरलिज्म। ना इस फेडरलिज्म को जब दोनों साथ में मिलकर करते हैं ना, सेंटर और स्टेट दोनों साथ में कोऑपरेट करके करते हैं, दैट इज द टर्म यूज फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ठीक है। तो जब जीएसटी लाया गया था उसका मेन कंसेप्ट ये था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और ज्यादा बूस्ट करेगा। देखिए, बिकॉज जीएसटी आने से पहले क्या था, कुछ सेंटर के अपने खुद कुछ अलग से टैक्सेस हुआ करते थे और स्टेट के अपने कुछ अलग से टैक्सेस हुआ करते थे। इन सारे टैक्सेस को उन्होंने एक जगह पे सब्ज्यूम कर दिया, मतलब एक जगह पे इंक्लूड कर दिया, एंड दैट वाज कॉल्ड एज जीएसटी। यानी कि सारे के सारे गुड्स के ऊपर टैक्सेस एंड सर्विसेज के ऊपर जितने भी टैक्सेस थे उन सबको एक जगह लाकर के जीएसटी टैक्स बनाया गया, ठीक है ना। इसका मेन एम था कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को साथ लेकर आना है, मतलब सेंटर और स्टेट को साथ में काम करने में और ज्यादा उनको और ज्यादा साथ लेकर आना है। जिसमें देखिए, जैसे हमने बात किया कि यूनियन और स्टेट जो है दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे, और जितने भी चीजें हैं जिसको इवॉल्व करने की जरूरत है, जितनी भी वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत है, हर चीज को किया जाएगा, ठीक है। और एक साथ दोनों मिलकर टैक्सेस को यहाँ पे इंपोज करेंगे। ऑल्दो द रेट स्ट्रक्चर वाज प्रिज्यूम्ड टू बी रेवेन्यू न्यूट्रल। उस टाइम ऐसा माना जा रहा था कि जो भी जीएसटी का जो रेट स्ट्रक्चर है, यानी कि 5%, 12%, 18% एंड 28%, ये जो चार ब्रैकेट्स होते हैं, दे वर रेवेन्यू न्यूट्रल। मतलब इस पे बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा, लेकिन इसके बावजूद स्टेट्स इस चीज के लिए अग्री हो गए। देखिए, स्टेट्स ने अपने सारे के सारे जो भी इनके पास जो टैक्सेस आते थे उनको छोड़ने को रेडी हो गए, बिकॉज वो चाहते थे कि शॉर्ट टर्म में भले थोड़ा मोड़ा घाटा हो जाए, बट लॉन्ग टर्म में या फिर मीडियम टर्म में, अगर आप देखिए मीडियम टर्म में यानी कि 5-6 सालों के बाद, दिस विल क्रिएट अ एक टाइप के मनी मेकिंग मशीन की तरह काम करेगा जीएसटी। कैसे? देखिए, जीएसटी जो है सिर्फ अपने आप को खुद ही वो चेक करता रहता है। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जीएसटी का कंपनसेशन फाइल नहीं करेगा, ठीक है, इसके बारे में हम प्रॉपर्ली समझेंगे। अगर कोई पर्सन जीएसटी को फाइल नहीं करेगा ना, तो ऑटोमेटिकली उसको घाटा होना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज उसकी जो मतलब ई वे बिल्स है वो कहीं जनरेट नहीं हो पाएंगे। बिकॉज देखिए, उसको एक पर्टिकुलर पर्सन को अपने गुड्स को एक जगह से सेकंड जगह लेके जाने के लिए उसको पहले जीएसटी का एक बिल देना होगा, ठीक है। मतलब जीएसटी दिखाना होगा, उसके बाद ही वो अपने लिए ई वे बिल को मतलब ले सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मतलब किसी गुड्स को और सर्विसेज को एक जगह से सेकंड जगह मूव करने के लिए भी जो पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए, ठीक है, उसके लिए भी आपको जीएसटी दिखाना पड़ रहा है। फिर कोई भी चीज आपकी कोई अगर न्यू कंपनी खोलेंगे उसके लिए भी आपको पहले जीएसटी का अपना वो दिखाना होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि जीएसटी का यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, जहां पे जीएसटी एक इस तरीके से काम कर रहा था जहां पर कोई भी कंपनी जो है ज्यादा टैक्स की चोरी ना कर पाए, ज्यादा इवेजन ना कर पाए, ठीक है। इसलिए इसको लाया गया था। नाउ लेकिन स्टेट्स का एक फियर था कि जो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा सारा का सारा रेवेन्यू बंद हो जाएगा। बिकॉज देखिए, स्टेट्स के जितने भी टैक्सेस थे ना, उन सबको टैक्सेस को बंद कर दिया गया, उन सारे टैक्सेस को एक जगह लाके रख दिया गया जीएसटी। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्टेट्स अब डायरेक्टली किसी और चीज के ऊपर अलग से टैक्सेस नहीं लगा सकती है। तो देखिए, स्टेट और सेंटर कोई भी गवर्नमेंट होती है ना, उसके ऊपर उसके पास जो भी पैसा आता है ना, उसका मेन सोर्स होता है टैक्सेस। जो गवर्नमेंट जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो जो टैक्स देते हैं ना, उसी का मेन पैसा जो गवर्नमेंट के पास जाता है, उसी पैसे को यूज करके गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट काम करती है, ठीक है। अब देखिए, जितने भी स्टेट्स टैक्सेस लगा सकती थी, ये सारे टैक्सेस तो बंद हो गए। अब ये सारे टैक्सेस आ गए जीएसटी के अंदर। तो ऑब्वियसली सोचिए, अगर जीएसटी प्रॉपर्ली काम नहीं किया तो फिर स्टेट्स को तो बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा। यही चीज का ध्यान रखने के लिए यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अगले 5 साल के लिए, यानी कि 2017 में डिसाइड किया गया कि अगले 5 साल के लिए, यानी कि 2022 तक, यानी कि इस साल तक के लिए जो कंपनसेशन है, जो भी आपको रेवेन्यू का लॉस होगा ना, उसका कंपनसेशन हम आपको देंगे। अब देखिए, किस तरीके से इसका कंपनसेशन देना था। कंपनसेशन इसलिए इस तरीके से देना था कि मान लीजिए 2015-16 को देखिए, यहाँ पर बेस ईयर चूज किया गया उस टाइम में, ठीक है, 2015-16 में, यानी कि एक पर्टिकुलर स्टेट 2015-16 में जितना भी पैसा कमा रहा है, जितना भी रुपए मतलब टैक्सेस के रुपए के रूप में ले रहा है, उससे जितना कम पैसा उसको मिलेगा उतना गवर्नमेंट पे करेगी,
ठीक है, सिंपल वर्ड्स में देखिए, मान लीजिए 2015-16 में एक पर्टिकुलर स्टेट है जो 100 रुपीज कमा रही थी टैक्सेस के थ्रू, मतलब उसको 100 रुपीज मिल रहे थे टैक्सेस के थ्रू। ठीक है, अब जब इसने अपना टैक्सेस को छोड़ दिया, ठीक है, और जीएसटी के अंदर ये सब्ज्यूम हो गया, अब मान लीजिए नेक्स्ट ईयर यानी कि 2018 के अंदर जब वो आए तो उनको टोटल सिर्फ 60 रुपीज मिले, मान लीजिए टैक्सेस के रूप में, जो अलग अलग चीजों से जो टैक्सेस थे वहां पे उनको सिर्फ 60 रुपए मिले। अब जो बाकी जो 40 रुपए का जो उनको लॉस हुआ है ना, ये 40 रुपए उनको गवर्नमेंट पे करेगी। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। ये था इसका मेन सिंपल कंसेप्ट कि कैसे एग्जैक्टली जीएसटी का कंपनसेशन कैसे दिया जाएगा, वो इस तरीके से था। ठीक है, सो दिस वाज एस्टिमेटेड कि जितना भी टैक्सेस था उनको मर्ज किया जाएगा और जितने भी 2015-16 का जो बेस बनाया जाएगा उसको एक बेस की तरह लिया जाएगा और उसके हिसाब से देखिए, अब मान लीजिए 2015-16 में जो भी स्टेट जितना भी पैसा कमाएगी, मान लीजिए 100 रुपए कमाती है ना, हर एक साल उसका 14% का ग्रोथ रेट दिया जाएगा सेंटर के द्वारा। इसका मतलब है ये एक टाइप का प्रिजम्पशन लिया जा रहा है कि हर साल जो स्टेट्स है वो 14% ग्रो करती है अपने टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर। मतलब आज अगर 100 रुपए कमा रही है तो कल वो 114 रुपए कमाएगी एंड सिमिलरली परसों 128 रुपए कमाएगी। मतलब ऐसा प्रिज्यूम करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो भी आपका बेस ईयर होगा 15-16 का, उसमें हम 14% ऐड करेंगे और उतना आपको हम हर साल देंगे, मतलब उतना पैसा हम आपको हर साल देंगे, ऐसा डिसाइड किया था। दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी कंपनसेशन। नाउ इस जीएसटी कंपनसेशन को देखिए, अब सेंटर कहां से लाएगा? सेंटर के पास भी तो पैसा आने के लिए टैक्सेस लगानी पड़ेगी। सेंटर ने यहाँ पर एक और सेस लगा दिया। सेस क्या होता है? नाउ सेस कह सकते हैं आप एक टाइप का एक्स्ट्रा चार्ज है। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा चार्ज या फिर एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाया जाता है एक पर्टिकुलर काम के लिए। ठीक है, देखिए सेस और टैक्सेस में डिफरेंस क्या होता है? टैक्स तो सिंपल सा मतलब होता है टैक्स सब पे लगाया जाता है। पहली बात देखिए, टैक्स का कोई भी वो ऐसा नहीं होता कि टैक्स इस पे लगेगा इस पे नहीं लगेगा, मतलब टैक्स जो होता है यूनिफॉर्मली लगता है, सब पे लगता है और एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर के अंदर लगता है। लेकिन सेस कैसा नहीं होता। देखिए सेस क्या होता है? सेस पहली बात तो कुछ लोगों के अंदर लगाया जाता है, जैसे मान लीजिए जो रिच लोग हैं उनके ऊपर लगाएंगे, या फिर जैसे यहाँ देखिए टोबैको के ऊपर लगा रहा है, ऑटोमोबाइल से उनके ऊपर लगा रहा है, सॉलिड फ्यूल से उनके ऊपर लगा रहा है, लिग्नाइट या फिर पान मसाला, ये सब चीजें जो यूज करते हैं उनके ऊपर लगाएगा। और क्या करेगा? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगाया। यहाँ पर काम क्या है? मेन काम यह है कि स्टेट्स को यहाँ पर कंपनसेशन देना है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर एक सेस लगाया गया, दैट इज कॉल्ड एज जीएसटी कंपनसेशन सेस। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आ गया। अब देखिए, जो पहले 2 साल हुए यानी कि 2017 के बाद 2017-18 और 2018-19, यानी कि 2017-18, 18-19 दोनों में बहुत ही अच्छा जीएसटी वो मिला उनको, मतलब जीएसटी जो फॉल आउट हुआ, सेंटर के पास जो पैसा आया जीएसटी के थ्रू वो काफी अच्छा मिला। उससे क्या हुआ, जो मतलब जितना हमने सेस को लिया ना, जितना मतलब हमने जितना हमें सेस मिला ये पर्टिकुलर सेंटर को इस पर्टिकुलर चीज से, वो काफी एक्सीड हो गया जितना भी हमें कंपनसेशन पे करना था। मतलब सेंटर को हमें मतलब सेंटर जो है वो स्टेट्स को जितना पैसे देने वाला था, ठीक है, उससे ज्यादा पैसा इनको सेस के रूप में मिल गया। ठीक है, तो देखिए 2017-18 की अगर आप बात करेंगे तो अराउंड 21,000 करोड़ रुपए इनको मिले एक्स्ट्रा, मतलब जितना उनको पे करना था स्टेट्स को उससे ज्यादा 21,000 करोड़ मिला। और 2018-19 की बात करें तो वहां पर 25,000 करोड़ ज्यादा मिला सेंटर को। ठीक है, तो इतना पैसा ज्यादा हुआ। अब 2 साल में जब इतना प्रॉफिट हो गया तो थर्ड साल देखिए 2018-19 के अंदर क्या होता है, यहाँ पर शॉर्टफॉल्स आ गई, यानी कि यहाँ पर जो सेस था वो काफी कम हुआ, मतलब काफी कम कम पैसा मिला इस बार में। तो इस बार क्या हुआ, इस चीज को यहाँ पर पूरी तरीके से चेक करने के लिए, मतलब इस चीज को चेक करने के लिए इन्होंने क्या किया, जो पिछले 2 साल का जितना पैसा बचा हुआ था उन पैसों को यहाँ पर अराउंड 25,000 करोड़ एक्स्ट्रा रुपीज दे दिया उन्होंने थर्ड ईयर में। अभी आपको समझ आ रहा है? देखिए फर्स्ट ईयर जो था उसमें प्रॉफिट हुआ, ठीक है, आप बस इतना समझिए। सेकंड ईयर में फिर से प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट हुआ तो दोनों में काफी ज्यादा पैसे यहाँ पर उन्होंने साइड में रखे हुए थे पैसे, मतलब जो जो एक्स्ट्रा पैसे थे उन्होंने यहाँ पे साइड में रखे हुए थे। बट थर्ड ईयर में जो लॉस हो गया ना, यहाँ पे लॉस हुआ, तो ये जो साइड में रखे हुए पैसे थे ना वहां पर उन्होंने यूज किया और इन पैसों से यहाँ पर उन्होंने स्टेट को पैसे देने स्टार्ट किए। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी। अब देखिए 2020-21 में यानी कि नेक्स्ट ईयर फोर्थ ईयर क्या हुआ, अब यहाँ पे पूरी तरीके से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद यहाँ पर 2 प्रॉब्लम हुई। पहली बात तो स्टेट्स को थोड़ा मोड़ा पैसा जो पहले मिल रहा था ना वो भी मिलना बंद हो गया, बिकॉज सारे वर्कर्स मतलब सारे जितने भी काम थे वो पूरी तरीके से बंद हो गए। वर्कर्स अपने अपने जो नेटिव विलेजेस थे वहां पर मतलब जा रहे थे। उसके कारण क्या हुआ, स्टेट्स का जो रेवेन्यू लॉस था वो ज्यादा इंक्रीज हो गया और माना जा रहा है कि रेवेन्यू लॉस अराउंड 3 लाख करोड़ तक पहुंच गया। ठीक है, मतलब इतने का सारे स्टेट्स को कंबाइन करके इतने लॉस में जा रही थी स्टेट उस पर्टिकुलर टाइम में जब हमारे यहाँ पे कोविड पैंडेमिक आया था। अब इस 3 लाख करोड़ में से देखिए 65,000 करोड़ तो इतना इतना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टली पे कर दिया, बिकॉज इतना कंपनसेशन जो हमारे पास पैसा ऑलरेडी प्रेजेंट था, जो एक्स्ट्रा पैसा जो प्रेजेंट था, इसमें से हमने अराउंड 65,000 करोड़ जो स्टेट्स को पे कर दिया सेंटर ने। ठीक है, लेकिन जो फाइनल जो बाकी जो पैसे बचे हुए थे अराउंड 2.35 लाख करोड़ रुपए बचे हुए थे, उसमें से उसको पे करने के लिए अराउंड 1.1 लाख सेंटर ने खुद बोरो किए, मतलब उधार लिया आरबीआई से। ठीक है, आरबीआई से उधार लेकर के फिर उनको पे किया, मतलब सेंटर ने फिर स्टेट्स को पे किया आरबीआई से वो करने के बाद, बोरो करने के बाद। लेकिन देखिए यहां पे जो 2.35 लाख करोड़ का जो इशू आया ना, यहां से सेंटर और स्टेट के बीच में मिसट्रस्ट वगैरह आने स्टार्ट हो गए। यहां पर दोनों के रिलेशनशिप फिर से लो मतलब जाने लगे, मतलब दोनों के रिलेशनशिप उतने अच्छे रहे नहीं ना। अग्रीमेंट देखिए ये डिसाइड हुआ था कि 5 साल तक होगा, मतलब 2017 में अगर स्टार्ट हुआ था 5 साल, यानी कि जून 2022 में 5 साल कंप्लीट होने वाला है। एंड कंसिडरिंग द अनसर्टेनिटी, जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है, देखिए अभी तक जो स्टेट्स हैं फिर से अपने पैरों पे भी उठ नहीं पाई है, मतलब फिर से अपने टैक्स स्ट्रक्चर को इंक्रीज नहीं कर पाई है, अपने रेवेन्यू कलेक्शन को ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाई है। तो ऐसा माना जा रहा है
है कि स्टेट्स जो है दे आर कीन, जो कंपनसेशन है दे शुड बी इंक्रीज फॉर द नेक्स्ट 5 years ऑल्सो। मतलब 2017 में देखिए बोला गया था कि हम अगले 5 साल के लिए आपको कंपनसेशन देंगे। मतलब आपने जीएसटी ज्वाइन किया है तो आपने जो आपको जो शॉर्ट टर्म में जो रेवेन्यू का जो फॉल होगा ना, जो भी आपको रेवेन्यू नहीं मिलेगा अगले 5 साल के लिए यानी कि 2022 तक हम आपको उसका पैसा पे करेंगे। अब स्टेट चाहती है कि देखिए 2022 तो आ गया लेकिन अभी तक हम अपने मतलब प्रॉपर्ली हमारा रेवेन्यू आना स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगले 5 साल तक फिर से इसको इंक्रीज किया जाए। मतलब 2027 तक इसको किया जाए कि सेंटर जो एक्स्ट्रा पैसा है वो सारा का सारा स्टेट्स को दे। ठीक है, ऑल्दो इट इज होप दैट जो टैक्स स्ट्रक्चर है इट वुड स्टेबलाइज इन द फर्स्ट 5 years, लेकिन जो रिफॉर्म है वो अभी भी ट्रांजिशन के अंदर है। मतलब ऑल्दो हम यहाँ पर बिलीव कर रहे थे कि 2017 के बाद 2022 जब तक आएगा तब तक हमारे जो टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि जीएसटी है पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो चुका होगा, लेकिन जैसा देखा जा रहा है वो ये है कि अभी तक हम इसको पूरी तरीके से स्टेबलाइज नहीं कर पाए हैं। अभी तक हम रिफॉर्मेटिव स्ट्रक्चर के अंदर ही अभी हम खुद को रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ना देखिए कुछ कोर इश्यूज के बारे में बात करते हैं ऑथर। सबसे पहले ये बोलते हैं कि जो टेक्नोलॉजी जो प्लेटफॉर्म है, जो जीएसटी का जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, उतना ज्यादा फॉर्म नहीं है, उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। बिकॉज स्टार्टिंग में जो जितने भी रिटर्न्स जो फाइल किए गए थे जीएसटी के अंदर वो उतने अच्छे से फाइल नहीं किए जा रहे थे। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पर एक इनपुट टैक्स क्रेडिट नाम का एक वो होता है, एक चीज होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके अंदर क्या होता है आप पहले आप टैक्स पे कर दो गवर्नमेंट को, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा टैक्स है उसको गवर्नमेंट आपको वापस कर देगी। मतलब एक पर्टिकुलर सामान को अपनी जगह बनाया है, ठीक है, तो उस पर जितना भी टैक्स है आप पहले गवर्नमेंट को पे करोगे। ठीक है, जो भी शॉपकीपर है जो मैन्युफैक्चरर है वो पहले गवर्नमेंट को पे कर देगा, फिर जो एक्स्ट्रा पैसा है मतलब जो टैक्स को काट करके जो एक्स्ट्रा पैसा बचता है वो गवर्नमेंट वापस मैन्युफैक्चरर को वापस कर देगी। दिस इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इसको हम किसी और वीडियो में प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप शॉर्ट में बस ये समझिए कि जो प्लेटफॉर्म था उसने आईटीसी का जो कंसेप्ट है ना उसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाई। उसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे न्यूज यहाँ पर फेक इनवॉइसेस आने लगे। मतलब बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर देखिए होता क्या है कि जो आईटीसी जब भी बंदा करता है, मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर क्या करता है एक पर्टिकुलर चीज को बनाता है, बनाने में मान लीजिए उसको 10 रुपीज लगते हैं, तो 10 रुपीज प्लस 2 रुपीज का प्रॉफिट लेके क्या करता है 12 रुपए में सामान बेचता है। ठीक है, अब इसका जितना भी टैक्सेस होता है ना वो सारा का सारा गवर्नमेंट को पे करता है। अब क्या करती है गवर्नमेंट अब जब ये चीज पे कर देता है उसके बाद ये एक बिल जनरेट करता है और बिल के थ्रू ये बताता है कि हम मैंने 12 रुपए का सामान यहां पर बेचा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसमें टैक्स को मतलब काट करके जो भी 1 या 2 रुपए जो एक्स्ट्रा होता है वो इसको वापस कर देती है। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, आईटीसी ऐसे काम करती है ना। यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज यहाँ पर ऐसे आ गए कि फेक बिल्स यहाँ पर जनरेट होने लगे। इसका मतलब है कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ सामान बेचा नहीं था बट उन्होंने गलत तरीके से फेक बिल्स बना बनाकर गवर्नमेंट को बेचने स्टार्ट कर दिए कि हमने आपको इतना सामान भेजा है, इतना सामान भेजा है, और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि जो उस पर्टिकुलर चीज को कैच कर पाए, और इसके कारण सेंटर को यहां पर बहुत ज्यादा लॉस होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, बहुत सारे लोग यहां पर गलत तरीके से उन्होंने सेंटर से पैसा लेना स्टार्ट कर दिया। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये वन ऑफ द कोर इश्यूज था जिसके कारण जीएसटी जो है वो प्रॉपर तरीके से उठ नहीं पाया यहां पर। ठीक है, फर्स्ट 3 years के अंदर। नाउ सेकंड चीज ये है कि स्टेट्स के लिए वन ऑफ द मेजर सोर्सेज है, अगर जीएसटी नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली उनके पास पैसा नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा तो वो लोगों के वेलफेयर के लिए पैसा स्पेंड कैसे करेंगे, राइट। ये सेकंड चीज है कि पहली बात तो हमें यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म है उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, और सेकंड चीज हमें किसी न किसी तरीके से स्टेट्स को पैसा देना है, बिकॉज स्टेट्स का तो मेजर सोर्स का रेवेन्यू यही है, मतलब मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ही है। अगर हम किसी तरीके से ये पैसा उनसे छीन लेंगे तो ऑब्वियसली वो पैसा तो कहीं यूज ही नहीं कर पाएंगे, और पैसा यूज नहीं कर पाएंगे तो जो डिफरेंट चीजें हैं, जो पीपल की लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स हैं, जो उनके जो डेली काम है, जो वेलफेयर की स्कीम्स है, वो सारे के सारे धीरे धीरे बंद होनी स्टार्ट हो जाएंगे ना। जीएसटी का स्ट्रक्चर जो है उसको धीरे धीरे में चेंजेस लाने की जरूरत है उसके अंदर, और उसके लिए स्टेट्स की कॉपरेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना स्टेट की कॉपरेशन की जीएसटी के अंदर चेंजेस नहीं आ सकते। जैसा हमने देखा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कांसेप्ट है, यहाँ पे सेंटर अकेला कुछ नहीं कर सकता, वहां पर स्टेट्स को साथ में आना ही होगा ना। देखिए कुछ अमेंडमेंट्स को यहाँ पर प्रपोज किया गया है जहां बोला गया है जीएसटी के अंदर आप कुछ और चेंजेस कर सकते हैं। पहला तो बोला गया है कि देखिए जितने भी कंजम्पशन आइटम्स है ना उसमें से आधे से ज्यादा चीजें ऐसी हैं जो आपने इस पर्टिकुलर जीएसटी से बाहर रखी हुई है, उसको आपने एग्जम्प्ट कर रखा है। सबसे पहले तो आप इसको बंद कीजिए और उन सब चीजों को वापस जीएसटी के अंदर लेकर आइए, ताकि हर चीज के ऊपर आप धीरे धीरे टैक्स लगाना स्टार्ट कीजिए। देखिए गवर्नमेंट का रैशनल ये है कि जो बेसिक चीजें हैं, जो कंजम्पशन चीजें हैं, जो पुअर लोग डायरेक्टली मतलब जो पुअर्स के लिए और ज्यादा महंगा हो जाएगा, ऑब्वियसली जीएसटी लगेगा तो क्या होगा, और ज्यादा महंगा हो जाएगा, उसके ऊपर एक और टैक्स पे करना पड़ेगा उनको, इसलिए वो उसको टैक्स के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। पर ऑथर का कहना यह है कि अगर आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका जो पैसे का जो रेवेन्यू है वो और ज्यादा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले नॉट ऑल, जो बेसिक चीज आप उसको छोड़ करके जो नॉन बेसिक चीजें हैं उसको आप इस चीज के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सेकंड बोला है कि जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी रियल एस्टेट है, जितना अल्कोहल है, इन सबको आपने जीएसटी के बाहर रखा हुआ है, राइट। इसको भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो जीएसटी ब्रैकेट है वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। बिकॉज देखिए बहुत ही बड़ा शेयर ऑफ रेवेन्यू जो है वो पेट्रोलियम से आता है, एक काफी लार्जर अल्कोहल से आता है, इलेक्ट्रिसिटी से आता है। इन सबको तो आपने जीएसटी के बाहर रखा हुआ है, आप इसको बाहर क्यों रख रहे हैं, इसको वापस अंदर लेकर आइए। अगर आप इसको जीएसटी के अंदर लेकर आएंगे तो आपको और ज्यादा यहाँ पर रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, थर्ड चीज बोला हुआ है कि जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है जीएसटी का, यानी कि 5%, 12%, 18%, 28%, जो चार ब्रैकेट्स हैं, ये चारों बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि इसके अलावा देखिए ये एक तो हो गया ये चार कंसेप्ट। ठीक है, इस चार कंसेप्ट के अलावा यहाँ पर जितने भी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, जेम्स होते हैं, उनके लिए अलग से स्पेशल रेट्स वगैरह लाई गई हैं। मतलब
देखिए एक तो यहाँ पर 28% हाईएस्ट है, मतलब जीएसटी यहाँ पर 28% हाईएस्ट है, पर देखा गया है कि कुछ प्रेशर स्टोन्स ऐसे हैं जिनका जीएसटी रेट 96% तक पहुंच जाता है। तो आप देख रहे हैं कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं कि आपको एग्जैक्टली समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज किसके अंदर है। जितनी मल्टीपल रेट्स होती हैं वो हमेशा टैक्स सिस्टम को कॉम्प्लिकेट करती हैं, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स होते हैं, कॉम्प्लायंस प्रॉब्लम्स होती है, मतलब कुछ चीज प्रॉपर्ली उस चीज को फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर यहाँ पे कंसेप्ट होना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज आईडीएस, आईडीएस क्या होता है, आई होप आपको ये चीज याद होगा, हमने कुछ दिनों पहले बात की थी। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जो देखिए होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि जो फाइनल गुड्स है उसके ऊपर टैक्स हमेशा ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो इंटरमीडिएट गुड्स है, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर हमेशा टैक्सेस कम होने चाहिए, लेकिन अगर किसी तरीके से जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू फाइनल गुड्स, मतलब फाइनल गुड्स पे आपको कम टैक्स पे करना पड़ रहा है, बट जो इंटरमीडिएट गुड्स है उस पे आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन सब चीजों के कारण क्या होता है, ये जीएसटी और जितने भी टैक्स रेट्स हैं उन सबके अंदर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ द रिफॉर्मिंग द स्ट्रक्चर टू यूनिफाई द रेट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल रेट्स को यूनिफाई करने की जरूरत है, इस तरीके से यूनिफाई करना है कि जो 5, 12, 18, 28 का जो वो है ब्रैकेट है उसको चेंज करके आप कुछ ऐसे रेट्स बना सकते हैं जो कि यूनिफॉर्म हो, ठीक है। मतलब 5 को आप हटाकर 12 को हटाकर यहाँ पे प्रपोज किया था कुछ दिनों पहले कि आप उसको 10% कर सकते हैं, ठीक है। 18 और 28 को आप कुछ और सब्ज्यूम कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं आप इस चीज के अंदर, लेकिन ये स्टेट्स के कॉपरेशन के बिना नहीं होगा। स्टेट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है, उसके बिना आप नहीं कर सकते इस चीज को, ठीक है। नाउ दिस वुड बी अनविलिंग टू अग्री द रैशनल रेट्स, जब तक अभी देखिए स्टेट्स जो है, स्टेट्स के बिना आप नहीं कर सकते, दैट इज श्योर, लेकिन स्टेट्स जो है यहाँ पर तब तक वो चीज करने को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक उनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं मिलता है एटलीस्ट अगले 5 साल के लिए, बिकॉज इनका जो लॉस है वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो पहला जो एक चीज और ऑथर बोल रहे हैं कि कंपनसेशन प्रोवाइड करना स्टेट्स को बहुत जरूरी है, उसको एक्सटेंड करना बहुत जरूरी है। अगले 5 सालों के लिए आप स्टेट्स को फिर से पैसा दीजिए। उसके 2 रीजन है। पहला बात तो जीएसटी अभी भी ट्रांजिशन फेज के अंदर है, जीएसटी अभी भी बहुत अच्छे तरीके से सेटल नहीं हुआ है, उसके कारण स्टेट्स के पास कोई रेवेन्यू नहीं है। पहला काम तब ये करना है। सेकंड चीज आपको ये करना है कि स्टेट्स को आपको कंफर्ट करना है ताकि इस पर्टिकुलर रिफॉर्म को पीसफुल वे में किया जाए, मतलब आगे जाकर ऐसा ना हो कि सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। इस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर हटाने के लिए और साइड करने के लिए यहाँ पर इस कंपनसेशन सेस को देना जरूरी है। नाउ जीएसटी जो है इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट्स, जैसे हमने बात की स्टेट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी तरीके से यहाँ का पैसा रोक लेंगे, मतलब स्टेट्स को पैसा नहीं देंगे पर्टिकुलर जीएसटी अगर उनके पास नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली जो लोगों के पास जो वेलफेयर स्कीम्स आती हैं उसके अंदर भी वो उनको प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल पाएंगे। नाउ इट हैज बीन पॉइंटेड आउट स्पेशली जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसने ये बोला है कि देखिए जो 14% का जो हमने ग्रोथ ऑन द बेस ईयर लगाया, आपको याद हो तो हमने बात की थी 2015-16 एक ग्रोथ मतलब बेस ईयर है और उसके ऊपर 14% का यहाँ पे लगाया जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब 14% एक्स्ट्रा ग्रोथ की रेट के हिसाब से स्टेट को दिया जाता है। तो ये थी फाइनेंस कमीशन थी, उसका ये कह रहा है कि आप इस पर्टिकुलर 14 कंसेप्ट को फिर से रिविजिट कर सकते हैं। मतलब 14% क्या इतना देना जरूरी है, क्या आप उसको 10% नहीं कर सकते, या फिर एटलीस्ट आप इसको चेक कीजिए प्रॉपर्ली कि क्या इस 14% को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जो रेट ऑफ ग्रोथ का जो रेफरेंस है इस चीज को आप चेंज करके जो हर एक स्टेट का जो जीएसडीपी होता है, जो क्रॉस सिस्टमैटिक डोमेस्टिक वो जो होता है उस चीज को आप प्रॉपर्ली चेक कीजिए और उसके हिसाब से इसको डिसाइड कीजिए कि 14% करना है, 12% करना है, एग्जैक्टली कितना करना है, ठीक है। और अगर आप इन सब चीजों को प्रॉपर्ली करेंगे तभी जाकर आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रॉपर अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, इस चीज को प्रॉपर्ली लेके साथ में चल पाएंगे। अब आपको फर्स्ट टॉपिक जो था प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। Now let's move into the second topic that we have to discuss. It is about कि planet को ट्रीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें साथ में देखें डेवलपमेंट और जो इकोनॉमी है, जो एनवायरमेंट है, दोनों को हमें साथ लेके चलने की जरूरत है। ऑथर का ये कहना है कि रिसेंटली जो 2020 का जो एसडीआई रिपोर्ट आया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड द एंथ्रोपोसीन। नाउ व्हाट इज एंथ्रोपोसीन? फर्स्ट ऑफ ऑल एंथ्रोपोसीन का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू ह्यूमंस, ठीक है। एंथ्रो का मतलब ये ह्यूमंस, यानी कि कोई भी चेंजेस, कोई भी ऐसे चेंजेस जो कि ह्यूमंस के कारण आए हैं उसे कहते हैं एंथ्रोपोसीन चेंजेस, ठीक है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट आए हैं उसके अंदर एंथ्रोपोसीन का क्या क्या फैक्टर है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 2020 का जो एसडीआई रिपोर्ट आया था उसके अंदर एक नया कंसेप्ट आया था, दैट वाज कॉल्ड एज प्लैनेटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब हम एसडीआई तो हमेशा निकालते ही रहते हैं, लेकिन साथ में उसके एक और उसके कंपोनेंट ऐड करना चाहिए, दैट वाज कि प्लैनेटरी प्रेशर, मतलब कितना प्लैनेट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है हमें हमारे डेवलपमेंट के चक्कर में, इस चीज को आपको प्रॉपर्ली चेक करने की जरूरत है। ये चीज इसका मेन एम है, ठीक है। एसडीआई की बात करें 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ था, उसके अलावा उसके अंदर बहुत सारे एडजस्टमेंट किए गए हैं, जैसे कि उसके अंदर इनइक्वालिटी को एडजस्ट किया गया था, ठीक है। उसके अंदर जेंडर इनइक्वालिटी को एडजस्ट किया गया था, जो एमडीपी था, मल्टी डायमेंशनल जो ये था, इन सब चीजों को ऐड किया गया था, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स को ऐड किया गया था, ठीक है। तो जब टाइम से ऐसा लगा है कि हाँ इन चीजों को ऐड किया जा सकता है इस चीज में, तो उनको ऐड किया गया है। तो सिमिलरली अभी जो एनवायरमेंट का इशू है उसको भी इस चीज के अंदर ऐड करना जरूरी है, ऐसा ऑथर का कहना है। एनवायरमेंट एक ऐसा इशू है जो कि अभी के टाइम में बहुत ही एसेंशियल है, ठीक है। इतना एसेंशियल है कि हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एनवायरमेंट की बात के बिना नहीं हो सकता है। मतलब हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए पहले एनवायरमेंट के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड एज प्लैनेटरी बाउंड्री कंसेप्ट, दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जे रॉकस्ट्रॉम। जे रॉकस्ट्रॉम नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक साइंटिस्ट कह सकते हैं आप इनको। ही एक्चुअली गिव द कंसेप्ट ऑफ प्लैनेटरी बाउंड्री।
ये बोलते हैं कि जो ह्यूमन इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल चेंज हो रहा है, मतलब देखिए इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंज आते हैं दैट इज नेचुरल, लेकिन जो ह्यूमंस के कारण चेंजेस आ रहे हैं, जो लगातार फास्ट पेस पे जो चेंजेस हो रहे हैं, वो इररिवोकेबली, मतलब बिना वो वापस इररिवोक नहीं होंगे, मतलब वापस वो फिर से ठीक नहीं होंगे। एक बार अगर वो डिस्टेबलाइज हो गया, मतलब खराब हो गया, तो ये लॉन्ग टर्म डायनामिक्स जो है अर्थ सिस्टम का पूरी तरीके से खराब कर देगा। और यहां तक कि देखिए आपको ये सब आप जानते हैं, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट जिसके पास लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम्स है, ऑक्सीजन है, वाटर है, राइट, ये सब चीजें हैं। अगर ये एक बार ये डिस्टेबलाइज हो गया तो ये पूरी तरीके से जो इसका लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इस प्लेनेट का, वो डिसरप्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आगे जाकर ये ह्यूमन हैबिटेशन के लायक ही ना रहे, ठीक है, ऐसा ऑथर का कहना है। नाउ बोथ अगर आप ग्लोबल लेवल पे या फिर लोकल लेवल पे आप एविडेंसेस को देखेंगे तो आपको एविडेंसेस से ये मालूम चल जाएगा कि लगातार बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्लाइमेट चेंजेस हो रही है, लैंड सिस्टम, लैंड यूज चेंज, हर चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, राइट। जितने भी बायोकेमिकल साइकिल्स, जैसे कि हमारा ऑक्सीजन साइकिल है, जो CO2 साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उन हर चीज के ऊपर डिस्ट्रप्शन आ रहे हैं, हर चीज के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप फ्रेश वाटर की बात करें, आप जैसे जानते हैं कि फ्रेश वाटर ऑलरेडी काफी कम है, हम सिर्फ 0.3% जो पानी है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर वो पीने लायक है, और ऑलरेडी उसके अंदर भी यानी जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर जो केमिकल्स वगैरह ऐड होने स्टार्ट हो गए हैं, जो ओशंस का पानी है वो ऑलरेडी पीने लायक नहीं है, तो जो फ्रेश वाटर है उसकी भी यहाँ पर कमी होनी स्टार्ट हो गई है। ये एक्चुअली सब शो करता है कि हम एज अ जो पूरे समाज के साथ हम इस चीज को, थ्रेट को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, वल्नरेबिलिटी को और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट के ऊपर जो प्रेशर है उसको और ज्यादा धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। नाउ इसका मेन एम क्या है, ये जो हमने प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड SDI की बात करते हैं, यानी कि PSDI, इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि जो लार्जेस्ट जो हमारा पूरा समाज है ना, उसको ये चीज बताना है, कम्युनिकेट करना है उसको कि व्हाट आर द रिस्क, जो आप एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जैसे आप बाहर फॉसिल फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, आप पानी को वेस्ट कर रहे हैं, जो डिफरेंट चीजें कर रहे हैं, उसका रिस्क क्या है, आगे जाके जो हमारा रिसोर्स यूज है वो चीज धीरे धीरे कैसे कम हो रही है, जो हमारा नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा कम हो रहा है, और जो हमारा एनवायरमेंट है उसके ऊपर लगातार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ठीक है। उसके कारण क्या हो रहा है, हम डेवलपमेंट की तरफ तो मतलब ऑब्वियसली इंक्रीज हो रहे हैं, बट साथ ही साथ हम एनवायरमेंट के कॉस्ट पे डेवलपमेंट कर रहे हैं, मतलब डेवलपमेंट करने के लिए हमें अपने एनवायरमेंट को नीचे करना पड़ रहा है, ठीक है। नो ये चीज जो है अगर आप इस चीज को थोड़े से डिफरेंट कंसेप्ट में समझेंगे तो आप देखिए, जब हर एक चीज की रैंकिंग निकाली गई, हर एक कंट्री की रैंकिंग निकाली गई, जो उसका नॉर्मल HDI जो होता है, ठीक है, HDI, और जब उनको जो प्लेनेट का जो प्रेशर और वो पर्टिकुलर कंट्री जो एक्सर्ट करता है, मतलब जितना CO2 रिलीज करता है, जितना मीथेन रिलीज करता है वो कंट्री, उसके हिसाब से दिखाया गया, तो ज्यादातर कंट्रीज जो थी उनका HDI जो है वो कम हो गया। समझते हैं, देखिए वर्ल्ड का टोटल जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था 2019 के अंदर वो 0.737 था, ठीक है। अब जब इसको प्लेनेट का प्रेशर उसके ऊपर डाला गया, मतलब उसको एक्सर्ट किया गया, तो ये कम हो गया। सोचिए SDI ओवरऑल कम हो गया, 0.737 से 0.683 तक आ गया, मतलब समझ रहे हैं 0.5 बेस पॉइंट का, मतलब 0.50 बेस पॉइंट इतना कम हो गया ये। नाउ ये एडजस्टमेंट जो है दो चीजों को मेन फैक्टर करता है। पहली बात तो ये बात करता है कि जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन कितना हुआ है, और सेकंड बोलता है कि पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट कितना हुआ है। तो अगर आप पिछले 2 साल की बात करेंगे तो जो हमारा CO2 एमिशन हुआ है दैट हैज इंक्रीज बाय 4.6 टन्स, एंड जो हमारा पर कैपिटा मटेरियल फुटप्रिंट है दैट इज इंक्रीज बाय 12.3 टन्स। तो आप देख सकते हैं पिछले 2 सालों के अंदर हमने अगर CO2 इतना रिलीज मतलब इंक्रीज कर लिया है, जो ओवरऑल जो मतलब जितना प्रेशर हमारे एनवायरमेंट के ऊपर पड़ रहा है उसको हमने इतना इंक्रीज कर लिया है, तो आपको नहीं लग रहा कि जो एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है, स्पेशली इन द लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है। देखिए जितने भी कंट्रीज हैं उन सबका एक ग्लोबल रैंकिंग निकाला गया था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उस रैंकिंग को जो SDI की रैंकिंग थी उसको जैसे ही हमने प्रेशर मतलब जो प्लेनेट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसको उसके साथ हमने एडजस्ट किया, तो ज्यादातर जो कंट्रीज थी उनका जो रैंकिंग था वो ऑल्टर हो गया। देखिए स्विट्जरलैंड जो एकमात्र ऐसी कंट्री बचती है जिसका जो HDI है उसका रैंक चेंज नहीं होता है जब उसका प्लेनेट के प्रेशर के ऊपर एडजस्ट किया गया, तो ऑल्दो उसकी एसडीआई की वैल्यू कम हो गई, मतलब उसका देखिए ओवरऑल एसडीआई उसका 0.955 का है, ठीक है, आउट ऑफ 1 वो मतलब हाईएस्ट मतलब ग्रॉसिंग कंट्री है जहां पर उसका एसडीआई का वैल्यू 0.955 का है, लेकिन प्लेनेट का प्रेशर जो था उसको एक्सर्ट करने के बाद इट केम डाउन टू 0.825, लेकिन इसके बावजूद एटलीस्ट इसकी रैंकिंग चेंज नहीं हुई। लेकिन अब बाकी जो कंट्रीज देखेंगे, देखिए टोटल 66 ऐसे कंट्रीज मानी जाती है जो हाई एसडीआई कंट्रीज हैं, जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट को रखती है, ठीक है। उस 66 में से 30 कंट्रीज ऐसी थी जिनकी रैंकिंग डाउन हो गई, फॉल हो गई, जैसे ही हमने उसके प्लेनेट के प्रेशर को उसके ऊपर मतलब एडजस्ट किया। तो देखिए जर्मनी की रैंकिंग एक डाउन हो गई, मॉन्टेनिग्रो की यहाँ पर देखा गया है मतलब एक रैंकिंग डाउन हो गई, यहाँ पर लग्जमबर्ग की जो इकोनॉमी है वो उसकी रैंकिंग अराउंड 131 मतलब नीचे चली गई, मतलब लग्जमबर्ग जहां पर भी था उससे 131 प्लेसेस नीचे चला गया। तो आप देख सकते हैं प्लेनेट के ऊपर जो प्रेशर है वो इंडिविजुअल कंट्रीज कितना ज्यादा एक्सर्ट कर, तो यही ये पर्टिकुलर रैंकिंग एक्चुअली बताना चाहता है कि जो प्लैनेटरी प्रेशर है हर एक कंट्री, जो डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज है, वो कितना ज्यादा इसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस तरीके से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब डेवलपमेंट आप कर रहे हो बट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, आप डेवलपमेंट करने के चक्कर में आप एनवायरमेंट का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख रहे हो। अगर हम इंडिया की बात करें, जो हमारा जो नॉर्मल एसडीआई था दैट वाज अराउंड 0.645, ठीक है, इस साल मतलब लास्ट ईयर जो हमारा था दैट वाज 0.645, और जब हमने उसको मतलब प्लैनेट के प्रेशर से उसको चेक किया तो एडजस्ट करने के बाद इट केम डाउन टू 0.626। इसका मतलब क्या है, इंडिया का भी कम तो हुआ है बट एटलीस्ट बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, ठीक है। हमारा जो एवरेज पर कैपिटा CO2 एमिशन था दैट वाज अराउंड 2 टन्स, और जो मटेरियल वो था दैट वाज अराउंड 4.6 टन्स, ठीक है।
ये हमारे कुछ चेंजेस हुए हैं, बट स्टिल वी नीड टू चेंज अ लॉट ना। इंडिया की अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें, इंडिया की रैंकिंग 8 पॉइंट्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। एसडीआई के अंदर इंडिया की रैंकिंग 131 थी, लेकिन जो पीएसडीआई है उसकी रैंकिंग, उसके अंदर इंडिया की रैंकिंग 123 आ गई है, ठीक है। जो हमारा पर कैपिटा कार्बन एमिशन और जो हमारा मटेरियल फुटप्रिंट है, दोनों ही ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा कम है। मतलब जो एवरेज है, जो एवरेज एक कंट्री करता है, उससे काफी अच्छे है। तो ऑल्दो हम ठीक है, मतलब सही जा रहे हैं, बट स्टिल हम पूरी तरीके से एफिशिएंट नहीं है। जो हमारा नेचुरल रिसोर्स का जो यूसेज है, वो इट इज एक्चुअली फार फ्रॉम एफिशिएंट, मतलब बिल्कुल भी एफिशिएंट तो बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे यहाँ पे जो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स है वो लगातार इंक्रीज हो रही है, जो नेचर का जो ऑनस्लॉट है वो लगातार हो रहा है। मतलब हम बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर बढ़ रहा है और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। और ये चीज एविडेंट है इस बात से कि देखिए, इतने सारे एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ने के बावजूद भी जो हमारे इतने सारे एनवायरमेंट को प्रेशर देने वाले जितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं, वो कभी बिल्कुल भी कम नहीं हो रहे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो हिमालयन रीजन्स के अंदर आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। वो सब एक्चुअली आगे जाकर क्या करेंगे, वो सब जाके आगे जाकर हिमालय के ऊपर प्रेशर डालेंगे, जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। इसी चीज को तो हमें यहाँ पे कम करना था, बट हमने ऐसा कुछ तो किया नहीं है। एट द सेम टाइम इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया देखिए, एक तो जो प्रेशर, जो प्लैनेटरी प्रेशर है वो तो इंडिया के अंदर ज्यादा है ही, साथ में इंडिया का जो एमपीआई है, ठीक है, एमपीआई वो भी बहुत ज्यादा है। इंडिया का 27.9% पीपल ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा मल्टी डायमेंशनली गरीब है, ठीक है। देखिए और अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ स्टेट्स ऐसे जैसे कि केरला है, वहां पर सिर्फ 1% ही लोग ऐसे हैं जो मतलब एमपीआई पुअर है। लेकिन जो बिहार ऐसी कंट्री है जिसमें आधे से ज्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो एमपीआई पुअर के अंदर आती है, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम जो है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ऑलरेडी यहाँ पर कुछ स्टेट्स के अंदर है। अब देखिए, बिहार के अंदर जो इतनी पॉपुलेशन प्रेजेंट है ना, अगर आप देखेंगे इतनी गरीब है कि कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि ये लोग फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, और बैम्बूज के ऊपर डिपेंडेंट है, अलग अलग चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है, ताकि अपने सस्टेनेंस को प्रॉपर्ली कर सकते हैं। अगर हम एनवायरमेंटल फ्रंट की बात करें, इतने सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें अभी यहाँ पे प्रॉब्लम कर, मतलब जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसे हमें फेस करना है, इतने सारे इश्यूज हैं जिसे हमें अभी सॉल्व करना है, कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का गेन है वो सस्टेन नहीं हो रहा है। देखिए, ऑथर का यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो डेवलपमेंट है, एक तरफ एनवायरमेंट है। आप यहाँ पे एनवायरमेंट को नेगलेक्ट कर रहे हैं, डेवलपमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट आप यहाँ पर एनवायरमेंट को इतना ज्यादा नेगलेक्ट कर दे रहे हैं कि ऑल्दो आप डेवलपमेंट कर भी रहे हैं ना, तो आपका डेवलपमेंट ज्यादा कुछ फायदा करेगा नहीं, बिकॉज हो सकता है कि आगे जाकर कुछ दिनों बाद एनवायरमेंट ही ना बचे, राइट। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो डेवलपमेंट है उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं होगा अगर हम इस चीज को प्रॉपरली संभाल के ना रख सके तो। देखिए, हमारे यहाँ पर दो मेन चैलेंजेस है, पहली है गरीबी और सेकंड इज एनवायरमेंटल सेफगार्डिंग, ठीक है। यानी कि गरीबी के साथ साथ हमें एनवायरमेंट को भी बचाना है। अब देखिए, 1972 में क्या हुआ था, एक स्टॉकहोम के अंदर कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। वहां पर जो हमारी उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी मैम, उन्होंने क्या किया था उस टाइम, ये दो चीजें बोली थी उन्होंने। 1972 में इंडिया की प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि हमें दो चीजों को यहाँ पे सॉल्व करना है, पहली गरीबी और सेकंड इज एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट को बचाना है। देखिए, 50 साल हो गए हैं और ना ही आज तक हमें जो हमारा फर्स्ट एम था उसको हम कंप्लीट कर पाए, ना ही जो हमारा सेकंड एम था उसको कंप्लीट कर पाए। सोचिए, 50 साल के अंदर आज तक हम कुछ भी नहीं कर पाए हैं। मतलब हमने कोशिश बहुत की है, बट अभी तक जो फाइनल रिजल्ट्स है उसके ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास नहीं है। देखिए, जब से स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 के अंदर हुआ है, तब से और भी बहुत सारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंसेस बन गई है। जैसे कि अगर आपको याद होगा कि 2030 के अंदर कंप्लीट करने के लिए एक टारगेट बना है, एसडीजी का टारगेट बना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट बना है। उससे पहले ऑलरेडी मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक हम अब गरीबी को ना हटा पाए हैं, ना ही हम अपने अपने एनवायरमेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से संभाल पाए हैं। 1972 का जो टारगेट था अभी तक पूरी तरीके से अनअचीव्ड है। देखिए, जो एसडीजीज है उनकी प्रायोरिटी लगातार धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। स्पेशली क्लाइमेट चेंज को अगर हम देखें, जो हमारे समाज के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसको देखें, तो एसडीजी की जो प्रायोरिटी है वो तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, लेकिन साथ ही साथ ये भी पता चल रहा है कि जो ह्यूमन इंड्यूस क्लाइमेट चेंज है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू की तरह धीरे धीरे इमर्ज हो रहा है। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब यहाँ पर ह्यूमंस इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है कि ह्यूमन ने यहाँ पर अपने एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के थ्रू इस क्लाइमेट चेंज को और ज्यादा फास्ट कर दिया और ज्यादा इंक्रीज कर दिया। मतलब सोचिए, जिस जिस CO2 को एनवायरमेंट के अंदर निकलने में अराउंड 100 ईयर्स लगते, उसको हमारे जो ह्यूमंस है उन्होंने सिर्फ 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर निकाल के रख दिया, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा कार्बन, इतनी ज्यादा चिमनीज, इतनी ज्यादा फैक्ट्रीज, इतनी ज्यादा जो इंडस्ट्रीज है, इन सबसे जितना भी CO2 निकलता है, जितना भी एग्रीकल्चर से निकलता है, उन सब के कारण जो 100 ईयर्स में जितना CO2 निकलने वाला था, उतना CO2 सिर्फ 2 या 3 साल के अंदर हमारा ऑलरेडी निकल चुका है। नाउ, आईपीसीसी जो हमारा था उसका 6th असेसमेंट रिपोर्ट रिसेंटली आया था, आपको ध्यान होगा। उसमें बार बार यही स्ट्रेस दिया जा रहा है कि हमें अब किसी भी तरीके से अपने जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर है, उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होगा। अगर हम इसको नहीं रख पाएंगे तो हमारा क्लाइमेट चेंज का इशू इंक्रीज होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और जो हमारा गरीबी के साथ जो फाइट हमारी ऑलरेडी चल रही है काफी दिनों से, देखिए इंडिया के अंदर पिछले 50 सालों से अभी तक हम फाइट नहीं कर पाए हैं। अगर ये चीजें ठीक नहीं हुई, अगर ये एनवायरमेंट पूरी तरीके से सही नहीं हुआ, तो जो फॉरेस्ट के ऊपर जो ये गरीब लोग जो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, जो पुअर्स डिपेंडेंट है फॉरेस्ट के ऊपर, ये फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे। उसी कारण जो पॉवर्टी है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जो अभी रिसेंटली जो ग्लासगो मीट हुआ था 2021 के अंदर, COP26, उसके अंदर फिर से इस चीज को रीअफर्म किया गया है कि आपको किसी भी तरीके से इस 1.5 डिग्री सेल्सियस को यहां पर बचा के रखना है, मतलब इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाने देना है।
अब अगर हम फर्स्ट और सेकंड एसडीजी की बात करें, फर्स्ट टॉक्स अबाउट नो गरीबी एंड सेकंड टॉक्स अबाउट जीरो हंगर, ठीक है। तो गरीबी और भूख जो हंगर है, इन दोनों चीजों को यहाँ पर सॉल्व करने के लिए फर्स्ट और सेकंड एसडीजी है। इंडिया का स्कोर देखते हैं, जो मेन एसडीजी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जो एट्थ एसडीजी है दैट टॉक्स अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर इंडिया का स्कोर 61st है, मतलब वो अभी भी मतलब उतना अच्छे में नहीं है। नाइन्थ एसडीजी है दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रा, उसके अंदर हम 50 के बाहर है। एंड फाइनली जो 12th एसडीजी यानी कि रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, उसके अंदर हम 74 हमारा मार्क्स है। मतलब डिसेंट वर्क के अंदर हम 61 हमारे मार्क्स है, इंडस्ट्री इनोवेशन के अंदर हमारा मार्क्स 55 है, और रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के अंदर हमारे मार्क्स 74 है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन के अंदर हम कहीं ना कहीं थोड़ा सा अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बाकी दोनों जो डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्री इनोवेशन के अंदर हम अभी काफी पीछे हैं, ठीक है। अभी हमें इस चीज के ऊपर और ज्यादा काम करने की जरूरत है। लेकिन एक चीज अच्छी जो वो ये हुई है कि पिछले कुछ सालों में अवेयरनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है, ठीक है। 1973 में चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के अंदर, 1970s के अंदर साइलेंट वैली मूवमेंट स्टार्ट हुआ था केरला के अंदर। ये सब ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसने एक्चुअली एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के अंदर काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जो स्टेट बॉडीज ने, इन सब ने अवेयरनेस फैलाना काफी स्टार्ट किया, और ये एकमात्र ऐसी चीज है, ठीक है। लेकिन आपको ये भी चीज ध्यान रखनी है, अगर हमें इस एंथ्रोपोसीन एपोक को चेंज करना है, एंथ्रोपोसीन का मतलब एक ऐसा इपोक, ऐसा एज चल रहा है जिसमें सारे के सारे चेंजेस ह्यूमन इंड्यूस्ड चेंजेस के द्वारा हो रहे हैं। इस चीज को अगर हमें चेंज करना है तो हमें सिर्फ यहाँ पर एनवायरमेंट को सेफगार्ड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ ट्रीज को यहाँ पर सेफगार्ड करने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर हमें लार्जर पिक्चर में देखना होगा। यहाँ पर हमें इस तरीके देखना होगा कि जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको हम, जब भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में सोचे ना, तो हमेशा हम सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम को ध्यान में रख के सोचे। मतलब जब भी हम डेवलपमेंट के बारे में सोचे, हम हमेशा एनवायरमेंट को ध्यान में रख के सोचे, हम इकोसिस्टम को ध्यान में रख के सोचे, उसके बाद ही हम एक्चुअली इन सब चीजों को प्रॉपर्ली कर सकते हैं। एक सिस्टमैटिक अप्रोच की यहां पर बहुत जरूरत है। अगर हम सिस्टमैटिक अप्रोच को यूज करेंगे तभी हम एक नेचर बेस्ड सॉल्यूशन लेकर आएंगे, तभी हम डेवलपमेंट को भी साथ लेकर चल पाएंगे और एनवायरमेंट को भी साथ लेकर चल पाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके लिए एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है वो है कि लोकल लेवल को यहां पर आपको इन्वॉल्व करना होगा। देखिए, और जैसा हमने देखा कि अवेयरनेस तो काफी ज्यादा फैल रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक चीज और बतानी जरूरी है लोगों को कि दैट पीपल एंड द प्लैनेट दे आर द सेम फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पीपल है तभी प्लैनेट है, एंड प्लैनेट है तभी पीपल है, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अगर पीपल नहीं रहेंगे तो प्लैनेट नहीं रहेगा, और प्लैनेट नहीं रहेंगे तो पीपल नहीं रहेगा। तो ये दोनों इतने इंटरकनेक्टेड है कि जब भी आपको कोई डेवलपमेंट करना है, कोई भी सोशल इकोलॉजिकल चीजें करनी है, वहां पर आपको सोशल और इकोलॉजी दोनों चीजों को समझना है। सोशल सिग्निफाइज पीपल एंड इकोलॉजी सिग्निफाइज जो प्लैनेट, ठीक है। इन दोनों चीजों को आपको साथ में लेके चलना है। अब सोशल प्रॉब्लम जितनी भी होती है, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स होती है, उन दोनों को आप आइसोलेशन में सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि जो समाज से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स है उसको आप अलग सॉल्व कर लोगे, एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने प्रॉब्लम्स है उसको आप अलग सॉल्व कर लोगे। दोनों को आपको आइसोलेशन में सॉल्व नहीं करना है, आपको इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखना जरूरी है। मतलब हर चीज को यहाँ पर आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, ताकि एक पर्टिकुलर चीज जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है उसको आप एनवायरमेंट के साथ लेके चल सको, एंड जो एनवायरमेंट से रिलेटेड है वो सोशल के साथ यानी समाज के साथ आप उसको लेके चल सको। नाउ दिस कैन बी कंसीव्ड एंड एड्रेस्ड एट द लोकल लेवल। जैसा आप जानते हैं, देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खुद आकर काम नहीं करेगी नीचे, ठीक है। वो काम करना होगा लोकल लेवल को। लोकल लेवल के लिए यहाँ पर 73rd और 74 जो हमारे यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था 1990 के अंदर, जिसमें पंचायती राज और म्युनिसिपल बॉडीज को लाया गया था, वो एक्चुअली यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा जो हमारा सिस्टम है, जो हमारा साइंटिफिक सिस्टम है, उसमें काफी ज्यादा एडवांसमेंट देखा गया है पिछले कुछ सालों में। देखेंगे जो हमारा अर्थ सिस्टम का साइंस है, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर रिसर्च जो चल रहे हैं, ये सब एक्चुअली काफी ज्यादा रिमार्केबली मतलब काफी फास्ट हुए हैं, ठीक है। इससे हमें ये चीज पता चली है कि बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स वगैरह हमने यूज किए, जिससे कि हमें एक्चुअली इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हुआ है, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन मिला है कि कैसे हम, किस तरीके से हम जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको धीरे धीरे कम कर सकते हैं, जो डेवलपमेंट का जो एनवायरमेंट का जो लिंक है उसको कैसे हम बिठा सकते हैं। डिफरेंट चीजों को इनकम्पास करके नेचुरल और जो नेचुरल और सोशल साइंसेस उन दोनों को साथ लेकर कैसे चल सकते हैं, उसके बारे में हमने काफी ज्यादा साइंटिफिक स्टडीज वगैरह की है पिछले कुछ सालों में, और वो चीज एक्चुअली हमें यहाँ पर जाके हेल्प कर सकती है। इन स्टडीज ने हमें इनसाइट्स दिए, मतलब बहुत सारी चीजें बताई हैं कि कैसे हम इसके इम्पैक्ट को और कैसे मतलब वो कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे हम अपनी लाइफ को यहाँ पर इंप्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज रिक्वायर्ड इज अ रीओरिएंटेशन ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस। जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको रीओरिएंट करने की जरूरत है, उसको फिर से कुछ उसके फैक्टर्स को चेंज करने की जरूरत है, कुछ एक ऐसे अप्रोच को यहाँ पर अडॉप्ट करने की जरूरत है जो डिसेंट्रलाइज्ड हो। मतलब देखो, हर चीज आपको यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे नहीं छोड़ सकते हैं, और सेंट्रल लेवल का जो अप्रोच होता है ना, वो हमेशा एक वन फॉर ऑल अप्रोच होता है। इसका मतलब है कि सेंटर क्या करेगा, हर एक स्टेट के लिए एक सिंगल लॉ बना देगा, बट ऐसा नहीं है। हर एक स्टेट की अपने खुद के रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पर खुद के अलग अलग प्रॉब्लम्स है, हर एक अलग अलग जो इश्यूज है, जो एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज है, उन सब चीजों को यहाँ पर इंडिविजुअली सॉल्व करने की जरूरत है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड वे में सॉल्व करने की जरूरत है, ठीक है। आइसोलेशन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये था हमारा सेकंड कंसेप्ट। आई होप आपको सेकंड टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड टॉपिक जो हमें बात करनी है। इट टॉक्स अबाउट कि हेट स्पीच इन द टाइम ऑफ फ्री स्पीच। नाउ देखिए, आर्टिकल 19 जो है हमारे इंडिया का, दैट टॉक्स अबाउट फ्री स्पीच, ठीक है। इस कंसेप्ट में जो हेट स्पीच है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर हेट स्पीच का जो फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा राइज हुआ है, आपने लास्ट कुछ सालों में लगातार सुना होगा हेट स्पीच कैसे कैसे इंक्रीज हो रहा है। देखिए, रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है वो ये हुआ है कि दिल्ली और हरिद्वार के अंदर दिसंबर 17 एंड दिसंबर 19 के अंदर कुछ ऐसी मतलब ग्रुप्स थी जिनके द्वारा कुछ कॉल्स वगैरह की गई थी। मतलब
दे कॉल्ड ऑल द पीपल फॉर वायलेंस अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ठीक है, और जितने भी इस्लाम के ग्रुप्स हैं इनके अगेंस्ट वायलेंस करने को बोला गया था। दिस इज एक्चुअली काइंड ऑफ हेट स्पीच, ठीक है। इस हेट स्पीच के बारे में इस पर्टिकुलर आर्टिकल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपको ध्यान रखना है जितने भी लॉज हैं जो कि हेट स्पीच से डील करते हैं, दे आर वेरी इनफेक्टिव एंड वेरी डेफिशिएंट। मतलब अभी तक हमारे पास एक प्रॉपर लॉ नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को यह बोला गया है कि इट हैज बीन आस्क्ड टू रिव्यू कि जितने भी हेट स्पीच के लॉज हैं आप उसे रिव्यू कीजिए, और जितने भी हाई कोर्ट है उनके साथ बैठ के आप दोनों इंटरप्रेट कीजिए कि एग्जैक्टली एक अच्छा सा एक मतलब प्रॉपर लॉ कैसे बन सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को हेयर करने के लिए एग्री कर लिया है, और इस चीज को मतलब सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर्ली हेयर करेगा। नाउ इसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन सा लॉ जो है इस चीज के लिए ऑलरेडी प्रेजेंट है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लेजिस्लेटिव गाइडेंस है वो अभी तक इसके अंदर नहीं आया है। इसका मतलब है कि अभी एक प्रॉपर लॉ इसके अंदर नहीं बना है, लेकिन इसके बावजूद जो हेट स्पीच है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। उसके कारण एक जुडिशियल एम्बिग्यूटी, देखिए यहाँ पर एम्बिग्यूटी का सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई केस हेट स्पीच का कोर्ट्स में आता भी है ना, तो कोर्ट के पास एक कोई मतलब लॉ नहीं रहता है जिसके थ्रू कोई डिसीजन ले सके, ठीक है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिला है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कि वो एक ऐसा लेजिस्लेटिव रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे कुछ चेंजेस ला सकते हैं लॉज के अंदर, ताकि इन सब चीजों को यहाँ पर क्रिमिनलाइज किया जाए, ताकि इन सब चीजों को पनिश किया जाए, ताकि हेट स्पीच को यहाँ पर पूरी तरीके से रोका जाए। अब देखिए, हेट स्पीच जो है हमारे इंडियन पूरे के पूरे लीगल फ्रेमवर्क के अंदर कहीं भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉइंट ये है कि इसको डिफाइन करना भी आसान नहीं है, इसको एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे ही नहीं सकते आप, बिकॉज ये कोई भी फॉर्म ले सकता है। हो सकता है कि एक बच्चे के अगेंस्ट जो हो रहा है वो भी हेट स्पीच हो, एक किसी रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट हो रहा है वो भी एक हेट स्पीच हो, किसी रीजन के अगेंस्ट हो रहा है वो भी एक हेट स्पीच हो, किसी भी तरीके से हो सकता है। देखिए, एक ब्लैक लॉ की एक डिक्शनरी है, उसके अनुसार जो हेट स्पीच होता है, इट इज अ काइंड ऑफ स्पीच दैट कैरीज नो मीनिंग अदर देन द एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड फॉर सम ग्रुप। मतलब हेट स्पीच एक वो स्पीच होती है जिसका कोई और मीनिंग नहीं होता, उसका एक ही मीनिंग होता है कि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट कुछ हेटरेट करने की बात करता है, ठीक है, स्पेशली एक पर्टिकुलर रेस के लिए, जहां पर उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर हो सकता है कि वायलेंस प्रोवोक हो जाए। इसे हेट स्पीच कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डिक्शनरी, ठीक है। आप आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर के अगेंस्ट कुछ ऐसे अगर आपने कोई एक्सप्रेशन बोले हैं जिसके कारण उनके अगेंस्ट वायलेंस हो सकते हैं, उसे हेट स्पीच कहते हैं इसके अनुसार। इसी चीज को यहां पर देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या हुआ, 2014 के अंदर एक प्रवासी भलाई संगठन नाम का एक केस मतलब सुना था। उस चीज में उन्होंने एक डेफिनेशन दिया। उन्होंने बोला हेट स्पीच क्या है? हेट स्पीच एक टाइप से इट इज एन एफर्ट टू मार्जिनलाइज द इंडिविजुअल्स बेस्ड ऑन देयर मेंबरशिप इन अ ग्रुप। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप के जो लोग हैं उनको आप मार्जिनलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, उनके अगेंस्ट आप वायलेंस की बात कर रहे हो, जिसके उस पर्टिकुलर ग्रुप के मेंबर्स को आप डीलेजिटिमाइज कर रहे हो, ठीक है। मतलब एक ग्रुप जो बोलता है कि दूसरा ग्रुप बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली हेट स्पीच। और इन्हीं सब चीजों को यहां पर बोला गया है कि हेट स्पीच है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को पूरी तरीके से अपहेल्ड किया है। अगर हम अपने हमारे करंट जो लॉज का स्ट्रक्चर है उसको हम देखें तो हमारे यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्रिमिनलाइज करती हैं इस हेट स्पीच को, लेकिन डायरेक्टली नहीं करती हैं, ठीक है। देखिए, जैसे 2020 के अंदर जो हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका था, उन्होंने ये बोला था कि जितने भी आईपीसी इंडियन पिनल कोड है उसको यहाँ पर इलीगलाइज करना चाहिए। मतलब जो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लीगल बना के रखा हुआ है उसको इलीगल बनाओ, ताकि कोई भी ऐसा हेट स्पीच है जो कि किसी भी दो पर्सन के बीच में एनमिटी लाने की कोशिश करता है, दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में एनमिटी लाने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स को कॉज करने की कोशिश करता है, उसको आप इलीगल क्रिएट कर दो आईपीसी के अंदर। तो उसके तहत देखिए कुछ ऐसे आईपीसी के हमारे सेक्शंस हैं एक्चुअली जिन्होंने इस चीज को क्रिमिनलाइज किया हुआ। सबसे पहले देखिए, सेक्शन 153A जो है वो इट पेनलाइजेस द प्रमोशन ऑफ एनमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। अगर डिफरेंट ग्रुप साथ में आके किसी भी टाइप का दुश्मनी करती है, उसके अगेंस्ट यहां पर पेनल एक्शंस लिए जा सकते हैं, ठीक है, उसको पनिश किया जा सकता है। सेकंड, 153B जो हमारे सेक्शन आईपीसी के अंदर, उसके अंदर इट पनिशेस द इंप्यूटेशंस, असर्शंस एंड प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन। किसी भी तरीके से अगर हमारे राष्ट्रीय एकता के ऊपर कोई भी खतरा होगा, स्पेशली मान ले कोई पर्सन कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि हमारे नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता के ऊपर कोई भी खतरा होता है, उसके लिए उसको पनिश किया जा सकता है। थर्ड इज कि अगर आप कम्युनल लेवल पे एनमिटी करने की कोशिश करते हो, कम्युनल इसका मतलब है रिलीजन, ठीक है, रिलीजियस लेवल पे आप कुछ चेंजेस करने की कोशिश करते हो, कुछ हेट्रेड फैलाने की कोशिश करते हो, तो आपको सेक्शन 505 जो आईपीसी का है उसके अंदर आपको यहाँ पर पनिश किया जा सकता है। एंड फाइनली सेक्शन 295A जो है आईपीसी का, दैट क्रिमिनलाइजेस द इंसल्ट टू रिलीजियस बिलीफ ऑफ क्लास। एक पर्टिकुलर क्लास है, मान लीजिए कोई भी क्लास है, उसके रिलीजियस बिलीफ्स कुछ भी होंगे ना, उसके अगेंस्ट अगर आप कुछ भी बोलोगे तो उसके अगेंस्ट आप नहीं बोल सकते हो, सिंपल सी बात है। इस चीज के लिए उसको क्रिमिनलाइज किया गया। आपको ध्यान रखना है, आईपीसी इज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं 153A, 153B, 505 एंड 295A, दे आर नॉट द शेड्यूल्स, दे आर नॉट द आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर आर्टिकल्स ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये इंडियन पिनल कोड का पार्ट है, प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज को पहले तो अपहेल्ड किया कि जितनी भी चीजें हैं जो हेट स्पीच को रखती हैं, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कम्युनल लेवल पे यानी कि रिलीजन के लेवल पे या फिर सेपरेटिस्ट लेवल पे किसी भी दो ग्रुप के अंदर प्रॉब्लम को फैलाया जाए, जिससे कि इंडिविजुअल यूनिटी और यूनिटी ऑफ द नेशन दोनों ही खतरे में आ सकते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। मतलब दो ग्रुप्स हैं, दोनों के बीच में अगर एनिमिटी फैलेगी, ऑब्वियसली दोनों के बीच में फाइट्स होंगी, दोनों के बीच में हेट्रेड फैलेगा, उससे क्या होगा, जो नेशनल यूनिटी और धीरे धीरे लॉन्ग टर्म में वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा।
2004 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस सुना था, उसके अंदर उन्होंने बोला था दैट इट एम्फसाइज दैट देयर इज अ नीड टू सस्टेन कम्युनल हार्मनी टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। लोगों की वेलफेयर अगर बचा के रखनी है, लोगों का वेलफेयर करना है, तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी का मतलब है, कम्युनल मींस रिलीजन, हार्मनी मींस पीस, यानी कि इंटर रिलीजन पीस होना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर पर्सन जो है यहाँ पर दे शुड बी इन हार्मनी, दे शुड बी इन पीस। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज को भी अंडरलाइन किया दैट द इंपैक्ट ऑफ अ हेट स्पीच कैन हैव ऑन एक पर्टिकुलर टारगेटेड ग्रुप है, मान लीजिए कोई भी एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप है, उस पर्टिकुलर ग्रुप के अगेंस्ट आप लगातार हेट स्पीच करते हैं, मतलब उनको लगातार आप कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, तो हो सकता है कि आगे जाकर देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड कम हो जाए, मतलब वो हो सकता है कि आगे जाकर आपको रिस्पॉन्ड ही ना करे। ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रुप को आप इतना ज्यादा टॉर्चर नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, इससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो आगे जाकर और ज्यादा अटैक्स वगैरह स्टार्ट हो जाए। मान लीजिए कि ग्रुप है पी ए, ठीक है, ये ए ग्रुप जो है लगातार बी पे अटैक कर रहा है, मतलब हेट स्पीच के थ्रू अटैक कर रहा है, इसको कुछ ना कुछ बोल रहा है, तो हो सकता है आगे जाकर बी जो है अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का भी यूज ना कर पाए, बिकॉज बी के मन के अंदर एक फियर आ जाएगा कि अगर मैं कुछ भी बोलूंगा ना तो ए जो है मेरे पीछे पड़ जाएगा, ये बोल के कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, इसलिए बी जो है अपने राइट टू फ्रीडम को मतलब यूज करना स्टार्ट मतलब बंद कर देगा पूरी तरीके से। और एक ना एक ऐसा दिन जरूर आएगा जो बी जो है वो ए के अगेंस्ट इतनी एनमिटी अपने अंदर रख लेगा कि हो सकता है कि ए और बी के अंदर उस दिन वायलेंस वगैरह स्टार्ट हो जाए, प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो जाए। इसी चीज को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट यहां पर बात करता है। नाउ जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी जो 267th रिपोर्ट थी, उसमें उन्होंने एक चीज रिकमेंड किया था, उन्होंने बोला था कि दो न्यू प्रोविजंस आपको आईपीसी के अंदर ऐड करने चाहिए ताकि इस हेट स्पीच को पूरी तरीके से रोक सकें। ठीक है, देखिए उन्होंने बात की, सबसे पहले बात तो सेक्शन आई 153 सी के बारे में और सेक्शन 505 ए के बारे में। 153 सी ये बोलता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो किसी भी थ्रेटनिंग वर्ड से किसी भी पर्सन के अंदर या फिर किसी भी ग्रुप के अंदर डर पैदा करने की कोशिश करता है या फिर उनके अंदर हेटरेट पैदा करने की कोशिश करता है, नफरत पैदा करने की कोशिश करता है, जिससे कि हो सकता है कि आगे जाकर वायलेंस वगैरह हो जाए। ठीक है, मतलब उस पर्सन के अगेंस्ट यहां पर आप उस पर्सन के बारे में बोला जाता है कि सेक्शन 153 सी के अंदर उसका ऑफेंस आप कमिट करेंगे, मतलब उसको आप अरेस्ट करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, ये सेक्शन 153 सी बोलता है। ठीक है, और सेक्शन 505 ए बोलता है कि जो भी ऐसा पर्सन यहां पे अरेस्ट किया जाएगा उसको आप पेनलाइज करेंगे, जो भी किसी और पर्सन को धमका रहा है, ठीक है, मतलब उसके मन के अंदर फियर कॉज कर रहा है, उसको अलर्ट मतलब बार बार उसको अलार्म कर रहा है, ठीक है, किसी भी तरीके का वायलेंस अगर कॉज करने की कोशिश कर रहा है, तो इन दोनों चीजों के लिए आपको हेट स्पीच, तो आप देख सकते हैं सेक्शन 153 सी और सेक्शन 505 ए, ऑल्दो यहां पर डायरेक्टली हेट स्पीच वर्ड यूज नहीं किया गया है, बट यहां पर थ्रेटनिंग वर्ड्स यूज किया गया है। इसका मतलब क्या है, इनडायरेक्टली यहां पर ये हेट स्पीच के बारे में बात करता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमारे इनडायरेक्ट बहुत सारी मीनिंग्स है, बट हमें यहाँ पे डायरेक्ट एक लॉ चाहिए जो कि हेट स्पीच के अंदर हो। इसके अलावा एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो बनाई गई थी 2015 के अंदर, उन्होंने 189th रिपोर्ट दिया था, उसके अंदर उन्होंने ये रिकमेंड किया कि एक देखिए दैट देयर शुड बी इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेपरेट एंड स्पेसिफिक प्रोविजन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट टू डील विद ऑनलाइन हेट स्पीच। देखिए बोला गया है कि अभी तक हम हमारे पास जितने भी हेट स्पीच के थोड़े मोरे लॉज है भी ना, वो प्री इंटरनेट रखे हैं, मतलब जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था उस टाइम अगर कोई पर्सन आके कोई भाषण दे रहा है, कोई स्पीच दे रहा है, उसके अंदर वो कोई हेट स्पीच करेगा तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर लॉज थे। बट द पॉइंट इज कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है जो हेट स्पीच इंक्रीज हो रहा है दैट इज मेनली थ्रू सोशल मीडिया, मेनली थ्रू इंटरनेट। तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसे लॉज की जरूरत है जो एक्चुअली इंटरनेट के थ्रू उस चीजों को प्रॉपर्ली फाइट ऑफ कर सके। ठीक है, लेकिन देखिए आईटी एक्ट को यहाँ पर चेंजेस करने की बात की गई थी, यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर प्रोविजंस को लाने की बात की गई थी, बट अभी तक देखा गया है अभी तक एक भी उनमें से रिकमेंडेशन के ऊपर एक्ट नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट या फिर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी ने कोई भी यहाँ पर एक्शन नहीं लिया है, ये पूरी तरीके से जैसा पहले था वैसा ही अभी भी है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है। एक रेफरेंस हम ले सकते हैं ऑस्ट्रेलियन फेडरल लॉ से। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लॉ है दैट इज कॉल्ड एज क्रिमिनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो कि इंपोज करता है द लायबिलिटी अपॉन द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। देखिए जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, जो कि आईएसपी होते हैं, जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको और इस चीज को प्रॉपर्ली पहले तो ट्रैक करना है। कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा ऑफेंसिव वर्ड जो एक पर्सन बोल रहा है किसी दूसरे पर्सन को, आपको उसको ट्रैक करना है। अगर आपने उसको ट्रैक किया तो आप उसको पुलिस के अथॉरिटीज को बताएंगे और पुलिस अथॉरिटी जाकर उस पर्सन को अरेस्ट करेगी या फिर उसके ऊपर जो भी एक्शन लेना हो वो एक्शन लेगी। ऐसा ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लॉ है। ठीक है, ऐसा ही कुछ लॉ इंडिया के अंदर जरूरी है ताकि ऑनलाइन हेट स्पीच को पूरी तरीके से रोका जा सके। एक पर्सन जो है सेकंड पर्सन को यहाँ पर किसी भी तरीके से टॉर्चर ना कर सके, किसी भी तरीके से हेट स्पीच के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रॉब्लम कॉज ना कर सके। नाउ एक्शन यहाँ पर जो यहाँ पर कॉमन एक्शन लिए जाएंगे, जो मॉडर्न डे के एक्शन होंगे, हो सकता है कि आगे जाकर उनका वैक्यूमोल इफेक्ट हो। वैक्यूमोल इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर आप एक के ऊपर एक्शन लेंगे ना तो मल्टीपल जगहों पर उसका मतलब इंपैक्ट आता है। ठीक है, जैसे देखिए अगर आप यहाँ पर एक पर्सन के ऊपर एक्शन लेंगे तो हो सकता है कि आगे जाकर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो उस चीज को ना करें। लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम ये भी है, देखिए अगर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मान लीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक पर्सन ने अगर किसी दूसरे पर्सन के अगेंस्ट हेट स्पीच किया है, दैट स्टेज फॉर इटर्निटी, वो चीज कभी हट नहीं सकती है। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम्स हुई है वो हमेशा वहां पे रहती है। इस चीज को फाइट ऑफ करने के लिए आपको पहले इसके ऊपर एक्शन लेने की जरूरत है, इन सब चीजों को यहाँ पर रोकने की जरूरत है। दस टेकिंग क्यू फ्रॉम द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जितने भी बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उनसे आपको हेल्प लेने की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया का जैसे हमने लॉ देखा उस चीज से हमें प्रॉपर्ली सीखने की जरूरत है और एक कुछ स्पेसिफिक और ड्यूरेबल लेजिस्लेटिव प्रोविजंस बनाने की जरूरत है। कुछ ऐसे लॉज बनाने की जरूरत है जो कि ड्यूरेबल हो और काफी स्पेसिफिक हो। स्पेसिफिक मतलब हेट स्पीच से
के लिए स्पेसिफिक होने चाहिए। ऑल्दो हमारे पास इनडायरेक्ट लॉस बहुत है, बट हमें यहाँ पर डायरेक्ट लॉस की जरूरत है, ठीक है, जो आगे जाकर जितने भी ऑनलाइन हेट स्पीच है या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी हेट स्पीच है उसको रोक सके। उसके लिए हमें एक चीज जो करना होगा, दैट इज कि पहले बात तो आईपीसी के अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे, और जो हमारा आईटी एक्ट है यानी कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होंगे। नाउ अल्टीमेटली ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हेट स्पीच को हम एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मानेंगे फ्री स्पीच के अंदर। देखिए फ्री स्पीच के अंदर ये बोला जाता है, आर्टिकल 19 के अंदर बोला जाता है वी आर फ्री टू स्पीक एनीथिंग, ठीक है, हम किसी को भी क्रिटिसाइज करने के लिए मतलब पूरी तरीके से फ्री है, हम किसी के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, जो कि मतलब जो भी हम चाहते हैं। लेकिन उसके अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ना, उस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंदर एक चीज को यहाँ पर ऐड करना होगा, किसी को आप मॉरली या फिर हेट स्पीच के थ्रू यहाँ पर किसी को भी आप टॉर्चर नहीं कर सकते, उनके अगेंस्ट आप वायलेंस यहाँ पर फैला नहीं सकते, ठीक है, इस चीज को यहाँ पर ऐड करने की जरूरत है। उसके बाद ही हम एक्चुअली जो हेट स्पीच का जो प्रॉब्लम है उसको हम पूरी तरीके से खत्म कर पाएंगे। आई होप आपको तीनों आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।